अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हमारा ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो हम इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है कि फिर मैं जो बोलूँगा आप लोग बस अभी सुने, और जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के इस पूरे लेक्चर के दरमियान होंगे वो आप लोग अपने CR GR के थ्रू भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, मैंने क्लास में जो हमारे लेक्चर हुए थे यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कोई भी अगर नंबर मेरा लेके कांटेक्ट करना चाहे तो वो CR से नंबर लेके कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पे, और कॉल नहीं करनी है आप लोगों ने, सिर्फ SMS छोड़े। मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अब तक जितने स्टूडेंट्स ने भी रब्ता किया है मैंने उनको रिप्लाई भी किया, उनको जो सपोर्ट दे सकता था मैंने सपोर्ट दिया है। ओके, आज हम इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट लेंगे क्योंकि हमारी एक एक या दो दो क्लासेस हुई थी ऑन कैंपस, लेकिन उनमें हम डिटेल से डिस्कस भी एक तो नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने उसमें इंट्रोडक्शन का थोड़ा सेशन रख लिया था, और फिर उसके बाद हमारा टाइम भी कम था। और सबसे बड़ा मसला जो था वो ये था कि जितनी भी क्लासेस हुई थी उनमें स्ट्रेंथ पूरी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि हम एक बार फिर से दोबारा इस सारे को रिवाइज कर लें जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था। कुछ चीज़ें ऐड होंगी शायद उसके अंदर, कुछ ना भी होंगी तो भी हम उनको देख लेंगे, पुरानी चीज़ें ही होंगी, हम उनको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो अभी आज का यही है कि हम इंट्रोडक्शन लेंगे आज के सेशन में। और दूसरा, मुझे पता है आप लोगों को ये लेक्चर जो है ये काफ़ी लेट मिलेगा। अच्छा, अब हुआ इस तरह से है कि कुछ मेरे प्रोजेक्ट चल रहे थे, मैं उनमें बिज़ी था, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा अता किया है, तो उसकी वजह से भी मैं थोड़ा सा बिज़ी रहा हूँ। तो इसलिए मैं कुछ 3-4 वीक मुसलसल इस तरह का एंगेज रहा हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों में कि मैं रिकॉर्ड करके भी आप लोगों को लेक्चर्स नहीं दे सका, और कोई ज़्यादा डेवलपमेंट हमारी हो नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मिड्स तो आ गए हैं, लेकिन मिड टर्म जो है उसमें हमारा एक तो बहुत सिंपल सा होगा डेटा, जितना भी होगा। और दूसरा ये कि मैंने आप लोगों को, जिन लोगों ने क्लास दी थी उन सबको आइडिया होगा कि मैंने तभी बताया था कि आपने इस कोर्स में, क्योंकि देखें ये आपका एक स्पोर्टिंग कोर्स है, तो इसमें आप लोगों ने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि पास होने की टेंशन किसी को नहीं होनी चाहिए कि मुझे पास होना है, मुझे नंबर लेने हैं, और उसके लिए आप लोग रट्टा मारो। इस पूरे कोर्स में जितना भी हम पढ़ेंगे कोशिश करेंगे उसको समझें, और ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई एंटरप्राइज देखो, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, या कोई कंपनी देखो, कोई बिजनेस देखो, तो आप समझने की कोशिश करो कि हमने जो पढ़ा था उसको हम यहाँ पे कैसे रिलेट कर पाते हैं या कर सकते हैं। तो हम इस पूरे कोर्स में इसी तरह ही करेंगे। अच्छा, अगर मेरे बैकग्राउंड में किसी को पानी की आवाज़ आ रही हो तो रियली सॉरी, क्योंकि मैं तो रात लेट नाइट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है इस वक्त बाहर, तो हो सकता है आप लोगों को वो थोड़ा इरिटेट करे, लेकिन बेयर विद मी, क्या कर सकते हैं, अब बारिश तो फिर बारिश है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा कोर्स है, जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि कई लोग क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं की तो हो सकता है उनको कोर्स का आइडिया ना हो। एंटरप्राइज सिस्टम इस कोर्स का नाम है, और आपके टाइम टेबल में IT सपोर्टिंग कोर्स लिखा होगा या एंटरप्राइज सिस्टम लिखा होगा। तो IT सपोर्टिंग कोर्स बेसिकली इसका टाइटल नहीं है, ये आप कह लो कि आप आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये आपका कोर कोर्स नहीं है, तो उसके लिए है। और एंटरप्राइज सिस्टम जो है ये इसका नाम है इस कोर्स का, जो हम पढ़ेंगे, जो स्टडी करेंगे कोई एंटरप्राइज सिस्टम कैसे चलते हैं। ओके, ये मेरा बेसिक सा तारुफ है। जो लोग क्लास में आए थे उनसे डिटेल डिस्कशन हुई थी, उनको मैंने सारा कुछ डिटेल से भी बताया था, लेकिन बहरहाल अभी यहाँ पे आप लोगों के बाकियों के समझने के लिए सिर्फ इतना है कि मेरा नाम अब्दुल्ला नवीद है, और मैं पाइथन डेवलपर हूँ, और उसके साथ साथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा भी। और ये मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं, और किसी भी यूज़ के लिए सोशल मीडिया हैंडल इसी ईमेल आईडी पे हैं।
तो आप लोगों को कोई इशू हो, कोई डाटा शेयर करना हो तो वो सॉरी, ईमेल एड्रेस जो है वो यही है मेरा जो एक्टिव है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट ये हमारा है, इसमें हम कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी कुछ है अभी और भी। मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा लिखा है ताकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों को पहले लेक्चर में बता दूँ और आप लोग अभी से घबरा जाएंगे पता नहीं क्या है कुछ नहीं इसमें। हम बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एंटरप्राइज होती क्या है, एक एंटरप्राइज कहते किसको हैं हम, दूसरा एंटरप्राइज सिस्टम्स क्या होते हैं, फिर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या होता है, मतलब एंटरप्राइज कैसे बनती है, उसकी एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद हम ईआरपी डिस्कस करेंगे, सीआरएम डिस्कस करेंगे, एससीएम डिस्कस करेंगे। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। फिर उसके बाद जो है वो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये बेसिकली एक एंटरप्राइज का हिस्सा ही होती हैं। इनको हमने कुछ डिटेल से, बेसिक से डिटेल से देखा भी था क्लास में। बाकी हम इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी जितने हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे आप डिले नहीं हुआ करेंगे। आपके मिड टर्म के बाद, मिड टर्म तक आपको 3 लेक्चर्स मिलेंगे होपफुली। मतलब हम 2 से 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। बुक में आगे बता रहा हूँ हम कौन सी यूज़ करेंगे। तो मिड टर्म तक तो हम जो कवर करेंगे वो इसी तरह रिकॉर्डेड में होगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या लेक्चर्स रेडी पड़े हैं ऑलमोस्ट उनके, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि हम जूम पे क्लासेस लेंगे तो उसमें यह है कि इंटरेक्ट थोड़ा बहुत कर पाता है बंदा। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन इस तरह की बन गई, मैंने आप लोगों को बताया, तो खैर अब हम इसी तरह ही इसको कवर करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अगर थोड़े हैवी हुए तो फिर हम इसको ऐसा करेंगे कि यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे। तो एनी हाउ ये तो देखेंगे साथ साथ, होपफुली यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद मैं लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों से। सही। अच्छा, अब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ मेजर सॉफ्टवेयर्स भी देखेंगे। मेजर सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, ये एंटरप्राइज सिस्टम्स के या ईआरपीज के, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अब हम आगे आते हैं। तो एंटरप्राइज होता क्या है। एंटरप्राइज बिजनेस को कह सकते हो आप। एक स्किलफुल पर्सन जो होता है या एक ग्रुप जो है स्किलफुल पर्सन का, जो कुछ जनरेट कर रहा है या कुछ प्रोडक्ट बना रहा है और उसको आगे सेल कर रहा है या उससे अपनी सर्विसेज दे रहा है, ये सारा कुछ इंटरप्राइज में आता है। एक वर्ड आप लोगों ने आजकल बहुत सुना होगा, एंटरप्रेन्योर। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं उसको, एंटरप्रेन्योर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। एंटरप्रेन्योर जो है वो भी अपने आप में एक एंटरप्राइज कहला सकते हैं। लेकिन अब जब क्लास में भी हमने डिस्कस किया था तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। तो हमने इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। आपने इसको, एंटरप्राइज को एक बिजनेस ही समझना है। अब जो मैं ये बाकी बातें बता रहा हूँ ये हम जब आगे साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको एक एक पर्सन पे भी अप्लाई होती मिलेंगी जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, या जो एक कंपनी रन कर रहा है उस पे भी अप्लाई होते मिलेंगी। तो ये चीज़ें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी हैं। तो ये एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ओके, एंटरप्राइज हम मुख्तलिफ एंटिटीज़ की कलेक्शन को भी कह सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग हम हमारी क्लास में अवेलेबल थे, जो ऑन कैंपस हुई थी, उसके अंदर हम लोगों ने एग्जांपल्स की थी। एक एग्जांपल तो बहुत अच्छी हमने की थी जिसे आप लोग सब रिलेट कर पाए थे। वो थी आपके यूनिवर्सिटी के पास ही आई थिंक मिचेल्स फैक्ट्री है। हमने उसकी एग्जांपल ली थी, उसकी एंटिटीज़ को डिफाइन किया था, फिर उसके बाद उनकी वर्किंग को देखा था। उस पे एंटरप्राइज सिस्टम, एंटरप्राइज वो कैसे बनती है, फिर उसके ऊपर हमने देखा था कि ईआरपी कैसे चल सकती है। तो ये हम सारा कुछ कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है इसको बार बार रिपीट करने के बजाय अब जो लोग नहीं आए उनकी सज़ा यही है कि वो लोग जो आए थे उनसे थोड़ा पूछ के समझें इसको। लेकिन आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि अब मल्टीपल एंटिटीज़ मिलके एक प्रोसेस कंप्लीट करती हैं, एक प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो एंटरप्राइज होती है। ओके, अब ये आखिरी जो पॉइंट हमारा, इसमें एक डेफिनेशन है छोटी सी, आप इसको समझ लें, याद करना चाहे तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ यही इसी को रट्टा मारना ये ज़रूरी नहीं है। ओके, ये क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग के
An enterprise is organization of entities and people which connect with each other at a certain place and time to accomplish something. मतलब कि मुख्तलिफ एंटिटीज या लोग किसी एक जगह पे एक टाइम में इकट्ठे होते हैं कुछ एक टास्क कंप्लीट करने के लिए, उसको हम एंटरप्राइज कहते हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बाकी हम इसको काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके थे। अब एंटरप्राइज है क्या? एंटरप्राइज में बहुत से काम होते हैं, बहुत से स्टेक होल्डर्स आप कह सकते हो कि होते हैं, या बहुत से चीज़ें एट अ टाइम चल रही होती हैं। उसमें क्या क्या होता है? प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, हमारी प्रोडक्शन चल रही होती है, मैनेजमेंट चल रही होती है, साथ साथ उसमें अकाउंट्स को भी हम देखते हैं, उसमें सेल परचेज क्या हो रहा है वो भी हम देखते हैं। फिर उसमें जो हमारी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, अब टेक्नोलॉजीज इन सॉर्ट ऑफ आपके जो प्रोग्राम्स वहाँ पे रन हो रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, या फिर जो आपकी मशीनरी, टेक्निकल मशीनरी या टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीनरी, जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो चल रही हैं, वो सब कुछ एंटरप्राइज के अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी किसी न किसी तरह स्टेक होल्डर होती है, हिस्सा होती है आपकी कंपनी का या आपके एंटरप्राइज का। इसी तरह शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स जो होते हैं वो भी होते हैं। फिर उसके बाद सप्लायर जो होते हैं, जिसका एक पूरा इन्वायरमेंट होता है, जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ जो कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं, ये बेसिक से पॉइंट्स हैं कुछ, ये सब कुछ एंटरप्राइज का हिस्सा होते हैं। ओके, अब आगे चलें। एंटरप्राइज सिस्टम्स, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है। अच्छा, वो हमने अब तक पढ़ा वो एंटरप्राइज था, अब ये सिस्टम्स हैं। एंटरप्राइज में सिस्टम्स क्या होते हैं कि हमारी एंटरप्राइज कैसे काम करेगी, उसका फ्लो क्या होगा, उसमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे, वो सारा कुछ एंटरप्राइज सिस्टम में आएगा। ओके, एंटरप्राइज सिस्टम्स आर सॉफ्टवेयर्स विच आर कैपेबल ऑफ क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, वही एग्जांपल जो हमने क्लास में भी ली थी। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सेल परचेज का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट अलग है, एचआर का डिपार्टमेंट अलग है। ये सारी चीज़ें हम आगे भी देखेंगे। तो इन सारों को इंटीग्रेट करने के लिए एक कॉमन सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या यूज होते हैं? एंटरप्राइज सिस्टम्स यूज होते हैं। ओके, एंटरप्राइज सिस्टम्स और ऑल्सो नोन एज ईआरपी, वही एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, अब ये सिस्टम जो है वो उनको ईआरपी भी कहते हैं। अब ये सिस्टम स्टार्ट हुए थे 90s में। अब 90s से पहले क्या होता था, ये आई थिंक हम आगे जाके भी डिस्कस करते हैं, मैंने एक जगह पे स्लाइड में डाला हुआ ये। ओके, उससे पहले 90 से पहले हमारे पास जो दूसरे सिस्टम्स होते थे वो हम आगे देखेंगे। ये 90s में आके स्टैब्लिश हुए हैं और उसके बाद ये कंसिस्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं। इवॉल्व किस तरह से कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, फिर बिजनेस इंटेलिजेंस है, ये भी हम आई थिंक आखिरी चैप्टर्स में पढ़ेंगे अपने, जो हमारे मिड टर्म के बाद होंगे, कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होती है, हम उसको कैसे प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, ये सारा कुछ। वो फिर एआई वाली साइड पे भी थोड़ा सा हम लेके जाएंगे उसको। लेकिन बात वही कि ये अभी सुनने में शायद चीज़ें मुश्किल लगें, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। और दूसरा, कुछ भी आपको रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ समझना है। और आपका पेपर जो होगा, जो आपका मिड टर्म है, वो भी कॉन्सेप्चुअल होगा। उसमें कोई डेफिनेशन इस तरह की लंबी चौड़ी नहीं पूछी जाएगी, और जो भी पूछा जाएगा वो ज़रूरी नहीं है कि आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है वहाँ से। आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, आपने अपने आप से लिखना है। और जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, इवन कि आपका वाइवा होगा, और जो भी हम असाइनमेंट देंगे, उस सारे को वो ओपन बुक, ओपन इंटरनेट, मतलब आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, लेकिन आपका आंसर जो है वो बता देगा कि आपको कितना समझ आया। तो इसलिए किसी चीज़ को रट्टा मारने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, समझना है, जहाँ पे इशू आता है वहाँ पर आपने पूछ लेना है। ओके, अब ये इवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूसली, डेटाबेसेस इसकी इवॉल्व कर रही हैं, इसकी लैंग्वेजेस इवॉल्व कर रही हैं, ये अपग्रेड होती जा रही है। ठीक हो गया। अब ये क्या करते हैं कि
सॉफ्टवेयर के कुछ पैकेजेस होते हैं, मतलब अकाउंट्स पे जो चीज़ें होंगी वो एक पैकेज बन जाएगा, सॉफ्टवेयर अकाउंट्स को हैंडल करेगा। इसी तरह आपका जो सप्लाई चेन का है वो एक अलग पैकेज बन जाएगा, वो सप्लाई चेन को मैनेज करेगा। अब ये सारी जो है पैकेजेस हैं हमारे, अकाउंट्स का अलग से है, सप्लाई चेन का अलग से है, एचआरएम का अलग से है, ये सारे जब इंटीग्रेट होते हैं, इंटीग्रेट होके एक सेंट्रल डाटाबेस के पास जाते हैं। मतलब आप इसको इस तरह से समझो कि एक डाटाबेस है, एक जगह से पड़ी हुई है, या फिर हम इसको ऐसा समझ लेते हैं कि खाना एक जगह पे पड़ा हुआ है, एक बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब पूरी कंपनी को आके उसी जगह से खाना लेना है। ये एक बहुत आम सी एग्जांपल है जिससे शायद आप रिलेट कर पाओ कि एक जगह पे एक चीज़ पड़ी है, फिर उस कंपनी के अंदर जितने लोगों को भी वो चीज़ चाहिए वो एक जगह पर आएंगे, वहां से लेंगे। तो वो एक डेटाबेस कहलाएगी हमारी, जिसके अंदर सारी कंपनी का डाटा पड़ा है। अब जिसको जिस तरह का डाटा चाहिए वो उस डेटाबेस के पास आएगा और कहेगा कि मुझे इतना से डाटा दे दो, और वो डाटा लेके अपना इस्तेमाल कर लेगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, कलेक्ट डाटा फ्रॉम मैनी डिवीजन फ्रॉम, ये वही बात जो हमने किया अभी किया है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे डाटा कलेक्ट करके वो एक ही जगह पर रखेगा उसको। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, मेरा ख्याल है मैं इसको अंग्रेजी पढ़ के आप लोगों को वो क्या उसको कहते हैं स्लाइड्स की रीडिंग नहीं करवाऊंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, साथ साथ इंग्लिश आप लोग खुद पढ़ सकते हो, समझ सकते हो उसको। अच्छा, अब एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या करती हैं, ये ट्रैक रखती हैं कि किस टाइम में कहाँ पे क्या चेंजेस हुई हैं। अब होता क्या था, आप एक पुरानी एग्जांपल ले लो, या आज भी अगर आप गवर्नमेंट के दफ्तरों में जाओगे या ऐसी जगहों पे जाओगे जहाँ पे सिस्टम्स नहीं बने हुए, कंप्यूटराइज सिस्टम या ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं बने हुए, वहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स भी अगर हैं तो हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना अलग से डाटा रखा हुआ है। अब उसमें क्या दिक्कत आती है कि एक डिपार्टमेंट अगर डाटा चेंज हो रहा है तो वो एक डिपार्टमेंट में तो हो गया, लेकिन दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा, वो मैन्युअली हर जगह पे जाके हमें चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि 90 से पहले क्या होता था, वो यही कुछ होता था, फाइल सिस्टम होता था। सॉरी, अच्छा, पहले क्या होता था, फाइल सिस्टम होता था। फाइल सिस्टम क्या करता था कि आपने मल्टीपल जगहों पे फाइल्स रखी हुई हैं, वो जब जिस डिपार्टमेंट में चेंजिंग्स आई हैं उसने तो कर दी, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में चेंजेस नहीं हुई, जब उधर तक जाएंगी तो वो उसको अलग से करनी पड़ेंगी, तीसरे को अलग से करनी पड़ेंगी, तो ये मसला आता था। और ये है कि ये भी पता नहीं चलता था कि किसने कहाँ पे चेंजिंग की है या किसने कहाँ पे नहीं चेंजिंग की। अच्छा, अब सिस्टम्स ने या एंटरप्राइज एप्लीकेशंस ने क्या कर दिया कि अगर कंपनी के अंदर किसी जगह पे कोई एक चीज़ भी चेंज होती है तो वो सारी जगहों पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। ओके, इसको मेरा ख्याल है कि हम अभी से इतनी डिटेल में न जाएं, इसको समझ लिया है आप लोगों ने उम्मीद है। तो इसको हम आगे जब पढ़ते जाएंगे फिर इसमें डिटेल बहुत आएंगी, आगे डेटाबेसेस को हम अच्छी तरह देखेंगे। ओके, इंफॉर्मेशन इंटर इन वन प्रोसेस इमीडिएटली अवेलेबल, वही बात जो हमने अभी की थी कि एक जगह पे जो इन्फॉर्मेशन आपने अपडेट की है वो सबके पास उसी वक्त अवेलेबल होगी। अच्छा, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि हमारे पास पहले से जो बिल्ट इन प्रोसेसेस होते हैं, अब प्रोसेसेस, बिजनेस प्रोसेसेस क्या होते हैं या बिजनेस फ्लो क्या होते हैं, वो हम सारे चैप्टर 1 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ताकि चैप्टर 1 में हम बिजनेस फ्लो पढ़ेंगे, बिजनेस फंक्शंस पढ़ेंगे, ताकि वो हमें समझ आए कि एक बिजनेस चलता कैसे है, फिर उसके बाद हम उनको आगे सिस्टमाइज कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास कुछ बिजनेस फ्लो या बिजनेस प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, जिसमें फाइनेंस का है, ह्यूमन रिसोर्स का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, सेल्स एंड मार्केटिंग का है, इसी तरह सप्लाई चेन का आ जाता है, और कितने फंक्शंस हैं जो हम आगे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसमें बेसिक से हम चीज़ें देख रहे हैं कि हमने करना क्या है, तो ये हम सारा कुछ आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये पहले से डिफाइन होते हैं, इनको समझते हुए या इनको मद्देनजर रख के हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं, फिर उसके बाद कस्टमाइज करते रहते हैं उसको कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
इम्प्लीमेंटेशन इन फर्म सेलेक्ट फंक्शन ऑफ सिस्टम एज यू, वही बात जो मैंने अभी की, कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं कि आपने एक जो हमारे पास प्री डिफाइंड प्रोसेसेस हैं किसी भी सिस्टम के या किसी भी एंटरप्राइज के, हमने उनको देखते हुए एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, लेकिन अब उसके अंदर कुछ हमें चेंजेस चाहिए, तो हम कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी नीड। हमें उसमें ये टेंशन नहीं होगी कि हमने जो पहले बना दिया उसी तरह रहेगा। तो सिस्टम्स का यही फ़ायदा होता है, या एप्लीकेशंस का, आप उसको सॉफ्टवेयर कह लो, यही फ़ायदा है उनका कि वो फ्लेक्सिबल हैं, हम उनको मोल्ड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, अब हम एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एंटरप्राइज सिस्टम्स जो हैं वो काम कैसे करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने इस लेक्चर को इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ के इग्नोर नहीं करना। एक तो ये समझ लो अच्छी तरह आप लोग, दूसरा ये आप स्लाइड्स जो इस वक्त आप लोग देख रहे हो, ये आप लोगों को पीपीटी फॉर्म में भी मिल जाएंगी। आप लोग इसमें से जो देखना चाहो, जो समझना चाहो, वो भी देख सकते हो। और दूसरा ये कि इसको गो थ्रू लाजमी करना है, आपका एग्जाम का हिस्सा है ये स्लाइड्स भी। तो एग्जाम इसमें से भी आएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चैप्टर 1 हम शुरू करेंगे वहां से आएगा। इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर से क्या पता ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को। ओके, अब होता क्या है कि एंटरप्राइज सिस्टम कैसे काम करता है। सेंट्रलाइज डेटाबेस, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी थोड़ी देर पहले बताया पिछली स्लाइड्स में, कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनी पड़ी है हमारे पास। अब उसके साथ कनेक्ट है फाइनेंस वाले भी, सेल्स मार्केटिंग वाले भी, एचआर वाले भी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वाले भी। तो वो सारे अपना डाटा सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, और वहां से ही उस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर एक चीज किसी एक डिपार्टमेंट ने चेंज किया, तो वो सबके पास अपडेट हो जाएगी, क्योंकि सबने आके डाटा तो उसी जगह से उठाना है ना, और डाटा जो अपडेट हुआ है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, डाटाबेस में। तो ये फायदा होता है हमारे पास सेंट्रलाइज डेटाबेस का या एंटरप्राइज सिस्टम्स का। ओके, अब क्वेश्चन ये आ गया कि क्या फायदा है, मतलब हम इतने जो, अब ये एंटरप्राइज सिस्टम जो है ये कोई सस्ते तो बन नहीं रहे, या कोई फ्री में तो मिल नहीं रहे, इन पे चार्जेस आते हैं। अगर आपने अपना डेवलप करना है, या आपने कोई पहले से बना हुआ सिस्टम आपने एक्वायर करना है, यूज करना है, तो वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं आपको। तो उसका फायदा क्या है, अब हम क्यों इतने पैसे लगाएं, वैल्यू फॉर मनी। तो अब उस जो पैसा हम डाल रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं सिस्टम्स पे, उसका हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या वैल्यू है उसकी। तो उसमें क्या होता है, हम कोई अगर पूछे भी, या हम हमसे पूछे या हमसे समझना चाहे कि हम हमें उस इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है, तो हम उसको बता सकते हैं जी, इससे एक एफिशिएंसी आपकी कंट्रोल होगी, आपका ट्रैक होगा सारा कि काम कैसे हो रहा है, सिस्टमेटिक हो जाएगा, आपको बार बार कई जगहों से चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। फिर उससे बड़ी बात कि आपको एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, आपको आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन चल रही है, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसमें आपको पूरा 1 क्लिक पे समझ आ जाएगा कि आपको इसमें कॉस्ट कितनी आई, इसकी सेल क्या है, इसके इसके कस्टमर रिव्यूज क्या है। तो वो सारा कुछ आपका एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर आ जाएगा, बाकी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ लें। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने आगे जाके अभी बारी बारी एक एक करके डिटेल से डिस्कस करनी है, कि हम उस डाटा से डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, उसको एनालाइज करके हम अपनी सेल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमने कौन सा प्रोडक्ट किस वक्त लॉन्च करना है, हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, हमारे कौन से कस्टमर्स हैं जो किस टाइम में क्या चीज़ खरीदते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फिर आगे साइंस बन जाएगी, जिसको हम बिजनेस इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो अभी इसका सिर्फ एक ओवरव्यू था जो हमने यहाँ पे लिया। तो ये चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ लें, और बाकी इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, वही क्वेश्चन, व्हाट बिफोर ईआरपी, ईआरपी से पहले क्या होता था। तो वही जो मैंने आप लोगों को बताया, फाइल सिस्टम होता था, मल्टीपल जगहों पे फाइल्स पड़ी हैं, और उनके ऊपर डाटा अपलोड हो रहा है, वहाँ से डाउनलोड कह रहा हूँ, वहाँ पे डाटा अपडेट हो रहा है, और उसके बाद आप उन्हीं पे अगर एडिटिंग करते हो तो उन्हीं पे एडिट हो रहा है डाटा। लेकिन मसला कहाँ पर आता है कि जब आप एक जगह पे एडिट किया, आपको दूसरी सारी जगहों पे जाके एडिट करना पड़ेगा, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है।
तो फाइल सिस्टम होता था हमारे पास ERP से पहले। ओके, अब हम आ जाते हैं कि मेजर एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं एंटरप्राइज सिस्टम्स की। ठीक है, ये ERP की एप्लीकेशन नहीं है। ERP काइंड ऑफ अलग चीज है, लेकिन ERP एक ब्रॉडर वे में आएगी आगे जाके। मतलब उसके अंदर ही CRM भी आ जाएगा, SCM भी आ जाएगा। लेकिन ERP एक अलग भी हो सकती है, SCM अलग भी हो सकता है, CRM अलग भी हो सकता है। ये कैसे होगा इसको हम समझेंगे आगे आके, लेकिन अभी आप एक बहुत ब्रॉड व्यू में देख लें इसको, एक बड़ी स्क्रीन से समझें। आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे पास होती है एक एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के अंदर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं एंटरप्राइज सिस्टम। ठीक हो गया। उस एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर मॉड्यूल्स कह लें या उसके एप्लीकेशंस कह लें, वो तीन मेजर कैटेगरीज में हम डाल सकते हैं। उसको पहली को आप कह लो ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट या प्लानिंग। उसके बाद दूसरी है SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और तीसरी हो जाएगी CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। अब जो एंटरप्राइज सिस्टम है उसी को नॉर्मली हम लोग ERP भी कह देते हैं। तो इसको इस तरह से कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये बात फिर भी ठीक है कि ERP का हिस्सा ही है ये सारे। ये एंटरप्राइज सिस्टम जो है वही ERP कहा जा सकता है, उसको यह कहलाया जा सकता है। ओके, अब हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर आ जाएंगे बड़े ERP के या एंटरप्राइज सिस्टम्स जो हैं जो बड़े बड़े हैं। अब उनमें कुछ ये जो कंपनीज हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, ये हैं वो बड़ी कंपनीज जिन्होंने अपने ERPs बना दी हुई हैं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हम इन्होंने एक बार डेवलप कर दिए हैं जो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं या आगे पढ़नी है। तो ये क्या करते हैं कि आपको एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं आपके अपने अपने एक सिस्टम पे या अपने सॉफ्टवेयर पे। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू फिर आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले लें आप लोग, जैसे जीमेल एक सर्विस है, आप उस पर अपने एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। फेसबुक एक सर्विस है, उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप उनकी सर्विसेज यूज़ करना पड़ते हैं। तो सेम इसी तरह ओरेकल, सैप, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स और IFS एप्लीकेशन और सैज जो है, ये सारी सॉफ्टवेयर्स हैं या बड़ी बड़ी ERP कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी बना के एक रखा हुआ है सॉफ्टवेयर, उस पे वो अपना अकाउंट देते हैं। लेकिन ये फेसबुक की तरह फ्री नहीं होता, ये पेड होते हैं। कुछ फ्री डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे वो दे देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर देख लें जो हमें फ्री में डेमो दे सके और हम उसका डेमो प्रॉपर इंशाल्लाह देखेंगे आगे इन फ्यूचर। ओके, अब रह गया इस कोर्स में हम बुक कौन सी यूज़ करेंगे। ये बुक का मैंने स्क्रीनशॉट एक डाल दिया है। बुक का लिंक भी मैंने डालना था, आई थिंक वो यहाँ पे मिस है अभी। लेकिन बुक मैंने ड्राइव पे अपलोड की हुई है, तो होपफुली अगर ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो मैं उसके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा इसको, इस बुक का, जहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और इसी तरह मैं आप लोगों के CR के साथ आपकी क्लास के CR के साथ शेयर करूँगा एक लिंक जिसके ऊपर ये सारी स्लाइड्स भी अवेलेबल होंगी और ये बुक भी अवेलेबल होगी, और जो भी मटेरियल हमारा जितना भी इसके रिलेटेड होगा वो सारा उस पर अपलोड होगा। तो बुक का नाम है कॉन्सेप्ट इन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये इसका 4th एडिशन है जो कि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दे दूंगा। रियली सॉरी। ओके, इसमें ऑथर जो है इसके वो है एलन मॉन्क और ब्रेट वैगनर। ये दो प्रोफेसर हैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के, आई थिंक। तो इनकी ये बुक है, तो हम इसको फॉलो करेंगे, इसको लेके आगे चलेंगे। ओके, अब आ गई आपकी पहली असाइनमेंट। ये असाइनमेंट मैंने आप लोगों को आई थिंक क्लास में बताई भी थी एक, कि आप लोगों को किस तरह की असाइनमेंट मिलेगी। बहरहाल असाइनमेंट के बारे में आप लोग ये समझ लें कि असाइनमेंट जो है वो सबके लिए कंपलसरी है। कोई भी स्टूडेंट असाइनमेंट को मिस नहीं करेगा। अगर कोई नहीं भी ये लेक्चर अटेंड कर पाता या नहीं कोई यहाँ तक पहुँच पाता इस आखिरी स्लाइड तक, तो वो बाकी स्टूडेंट्स को जिन्होंने ये सुन रहे हैं जो ये स्लाइड,
उनको चाहिए कि वो बाकी स्टूडेंट्स को बता दें कि ये असाइनमेंट्स जितनी भी होंगी वो सारी लाजमी है, क्योंकि असाइनमेंट हमारी कोई भी ऐसी नहीं होगी जो आपकी टाइम टेकिंग हो। हम लोग कोशिश करेंगे जितनी भी असाइनमेंट्स आगे भी आए वो छोटे से छोटे असाइनमेंट्स हो, टाइम ना लगे, लेकिन जो 5-10 मिनट लगे उसमें आपका माइंड एक बार यूज़ हो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ आए। तो ये फॉर्म का लिंक मैंने डाल दिया स्लाइड्स में भी, और उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक इसका। तो वो आप लोग वहाँ से जाके ये असाइनमेंट करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ साथ मैं ये इसका लिंक CRs के साथ भी शेयर कर दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक। हम कोशिश करेंगे कि हमारे लेक्चर जो हैं वो मिड टर्म्स के बाद तो रेगुलर हो जाए, उससे पहले के जो है रिकॉर्डिंग्स वो मैं सारी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। वो हम 2 से 3 दो आई थिंक मेरा इरादा है कि हम 2 चैप्टर्स को सिर्फ इंक्लूड करें, क्योंकि बेसिक्स से अभी सिर्फ वही हैं, ताकि हम बेसिक्स को लेके चलें मिड टर्म तक, और उसके बाद हम लोग आगे फर्दर चलेंगे। और अब मेरी तरफ से एक बार फिर माजरत कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो टाइम पे नहीं मिल सके, लेकिन मेरे मामलात कुछ इस तरह के थे। मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ फैमिली मैटर्स भी थे, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। तो अब ऐसा ना हो कि कमेंट्स में नीचे शुरू हो जाए आप लोग कंग्रेचुलेशन करना मुझे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोगों को खुशी हुई होगी। तो अभी सिर्फ कोई रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग कमेंट्स में पूछेंगे, और उसके अलावा अगर किसी को किसी मसले में कोई और हेल्प चाहिए तो वो CR से नंबर लेके भी कांटेक्ट कर सकता है। ईमेल एड्रेस मैंने दे दिया आपको, तो उस ईमेल एड्रेस के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कॉल पे डिस्टर्ब ना करें। कॉल ज़रा पिक करना किसी टाइम में मुश्किल हो जाता है, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह आप सबको रिप्लाई मिलेगा। तो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।